तो अब नबील साहब, आपके शहर में जलसा हुआ, मौलाना फजलुर रहमान ने वो जलसा किया, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की। क्या वो जलसा कराची का जलसा था? क्या वो जलसा मुत्तहिदा अपोजिशन का जलसा था, या वो जलसा सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान का जलसा था? देखिए, झंडे आप लोगों ने देखे थे, सारे झंडे मौलाना फजल रहमान के थे। मौलाना फजल रहमान के बाद नो डाउट पब्लिक की एक अच्छी खासी एक पब्लिक गैदरिंग उसकी बन जाती है जहाँ पर वो जलसा करते हैं। मजहबी जमात है और मजहबी जमात जहाँ जलसा करती है उसमें शिरकत होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अगर आईना के सामने खड़े होकर ये खुद अपने से सवाल करें कि मौलाना फजल रहमान भी जो आज से 2 साल 2.5 साल पहले जो उन्होंने धरना इस्लामाबाद में दिया था, वो किस मकसद के लिए दिया था और उस वक्त उनके मकासद जब उनको हासिल हो गए, उसके बाद उन्होंने धरना से जो है वापस चले गए और उसके बाद पीडीएम बनाया। और पीडीएम में भी जो वो जो खुद चाहते थे, जो फैसले करना चाहते थे, वो हम पर जो है पीपल्स पार्टी पर जबरदस्ती फैसले हम पर डाले जा रहे थे। हम पर जो है हमें कहा जा रहा था कि जी इस्तीफा दें सिंध हुकूमत से। हमने कहा पहले आप पंजाब की असेंबली से इस्तीफा दें, उन्होंने कहा जी हम पंजाब की असेंबली से इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें जब हमने देख ली कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और हासिल कुछ नहीं होगा, मैं तो समझता हूँ कि 2022 इलेक्शन का साल है, हमें इसमें और मजीद टाइम जाया नहीं करना चाहिए। 2022 जो है, आप 23 नहीं कह रहे, 2022 कह रहे हैं। मैं बिल्कुल अपनी जगह सही कह रहा हूँ। तो क्या आपको किसी तरफ से इशारा मिल गया है, किसी तरफ से कह दिया गया है, या आपका सियासी एक अंदाजा है? नहीं, मुझे कोई नहीं कह सकता है। मुझे एक अंदाजा इसलिए है क्योंकि देखें, इमरान खान को भी सूट करता है कि अर्ली इलेक्शंस हो, क्योंकि इमरान खान से जो फैसले जो हो रहे हैं, अब मैं ये अल्फाज अगर उसको इस तरह कहूँगा कि करवाए जा रहे हैं तो शायद बहुत सारे सवालात उठेंगे, लेकिन ये मैं कहूँगा जो फैसले उनसे हो रहे हैं इकोनॉमिकली, जो महंगाई है, जो इस वक्त रुपए की कीमत जिस तरह गिर रही है, जिस तरह डॉलर की कीमत बढ़ रही है, जिस तरह ऑयल की कीमत बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोलियम की कीमत बढ़ रही है, जिस तरह शहर में महंगाई है, जो गरीब परेशान है, जहां आप नौकरियां भी नहीं दे पा रहे हैं। आप ये समझते हैं कि कबल अज वक्त इंतखाबात हो सकते हैं? नबील कबूल साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ये कहते हैं कि जो आइंदा इंतखाबात होंगे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। अब वफाकी हुकूमत को देखें तो वो सिंध के अंदर तंजीमें नौ करने जा रही है। अगर पीडीएम को देखें, कराची का जलसा तो हुकूके सिंध के बैनर वहां पे आवेजा है। तो लगता यह कि आने वाले इंतखाबात में पीटीआई के मद्दे मुकाबिल ऑपोजिशन नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल पीटीआई और पीडीएम है। तो फिर जीत का दावा किन बुनियादों पर? देखिए, हमने पहले पीडीएम में भी थे। अब हमने तो ये नहीं कहा था कि एक अलायंस की सूरत पे इलेक्शन लड़ेंगे। सब अपने अपनी पार्टी के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे और हमारा मुकाबला, मैं समझता हूँ पंजाब में हमारा जो असल मुकाबला होगा वो मुस्लिम लीग नून के साथ होगा। पीटीआई के देखें, पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे से राब्ते कर रहे हैं अभी से ही कि जी खुसूसन सिंध में जो पीटीआई के जो जिनके ऊपर इन्होंने हाथ रखा था कि ये हमारे कैंडिडेट्स हैं जो बाद में छोड़ के चले गए, वो पीपल्स पार्टी में आने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। इसी तरीके से पंजाब के अंदर पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। तो पीटीआई किस बुनियाद पर जाएगी वोटर से वोट मांगने, जहाँ इतनी महंगाई की इन्होंने, जहाँ पर वोटर बदवाएं उनको दे रहे हैं। आप खुद स्ट्रीट में आपका कैमरा जाता है, आप लोगों से पूछते हैं, आप लोगों को पता चलता है कि वहां पर लोगों की क्या हालत है। जिनका तनख्वाह 20,000 है वो बच्चों की फीस भरे, वो बिजली का बिल दे, वो उससे जो है आटा चावल चीनी खरीदे। आप सोचे कि एक आम आदमी की जिंदगी किस तरह गुजर रही है। तो नबील कबूल साहब, जहाँ वफाकी हुकूमत ने महंगाई की, जहाँ वफाकी हुकूमत पे ये सारी चीज़ें आपने दुरुस्त की हैं जो कही हैं, सिंध के अंदर आपकी अपनी हुकूमत है, बहुत सी चीज़ें सूबों के इख्तियार में होती हैं, बहुत से ऐसे मामला हैं जिसकी वजह से सूबे जो है वो आम का रिलीफ दे सकते हैं। तो उसके बावजूद सिंध में आपने रिलीफ क्यों नहीं दिए? नहीं, सिंध में आप मुझे बताएं ना किस चीज में रिलीफ, किस हवाले से बात कर रहे हैं। मैं तो आपको खुल के बता रहा हूँ। सेहत के हवाले से आ जाए, डेवलपमेंट के हवाले से आ जाए, अशिया खुर्दोनोश सस्ती करने के प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो करती हैं, इसके हवाले से। सेहत का तो हमने हर जिले में हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं। सिंध के हर जिले के अंदर नया हॉस्पिटल बना है इन पिछले जो है 10 सालों में।
सिंध के अंदर आप देख लें, मेरे हल्के लियारी में मेडिकल कॉलेज बना है। आप बाहर निकलें, सिंध इंटीरियर सिंध के अंदर जाएं, आपको हर जगह डेवलपमेंट का काम नजर आएगा। जहां तक महंगाई की बात देखें, महंगाई किस चीज से बढ़ती है? महंगाई बढ़ती है जब रुपए की जो कदर कीमत है वो नीचे गिर जाती है। महंगाई बढ़ती है जब आपकी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। महंगाई आप किस तरह बढ़ाते हैं कि बिजली का बिल आपने जो है उसके अंदर महंगाई कर दी है। बिजली का बिल कितना पर यूनिट महंगा कर दिया आपने। आपकी तमाम बातों को मिन्नोअन तस्लीम करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि पीटीआई की हुकूमत ने कुछ नया नहीं किया, हमारे ही प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे थे तो फिर इस हुकूमत ने बुरा क्या किया? तो सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ये हुकूमत बुरी है तो फिर आपके प्रोजेक्ट सही नहीं थे। नहीं, हमारे कौन से प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट का नाम लेना, कौन से प्रोजेक्ट की आप बात करें जो सही नहीं थे? हमारे प्रोजेक्ट तो K4 तो नहीं था ना, जो पानी सप्लाई करना था कराची को, वो तो वफाकी हुकूमत को फंड देना था। हमारा प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन बस तो नहीं था, जिसके लिए बस भी जो है हमें नहीं दिया गया है। हमारे प्रोजेक्ट तो मैं समझता हूँ कि जो सिंध के अंदर, सिंध सबसे बड़ा टैक्स पेयर सूबा है और कराची सबसे बड़ा टैक्स पेयर शहर है। इस सिटी से आपको पता है कि कितना बड़ा जो है अमाउंट हम वफाक के ट्रेजरी में देते हैं। उसके बदले में हमें क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे। वजीर आजम आके कहता है कि 1100 अरब रुपया मैं कराची पे खर्च करूंगा। 1100 अरब क्या, 1 अरब भी उन्होंने खर्च नहीं किया। बजट से हमें पैसे नहीं दिए जाते, हमारे पैसे रोक लिए जाते हैं। NFC अवार्ड आप देख लें जिसमें साफ तय किया गया 18th अमेंडमेंट, ये हमारा कारनामा है। अगर 18th अमेंडमेंट नहीं होता तो वफाक के वजह से हम यहाँ पर फाका कशी पे मजबूर हो जाते। ये तो अच्छा है कि 18th अमेंडमेंट के बाद कुछ चीजें, टैक्स जो है वो सिंध हुकूमत के हाथ में, जिसके ऊपर सूबाई हुकूमत चल रही है। तो ये फेडरेशन के खिलाफ जो ये काम कर रहे हैं, सूबों को आपस में लड़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा खतरनाक खेल ये हुकूमत खेल रही है। नबील कबूल साहब, आने वाले वक्त में क्या आपको अपोजिशन मुत्तहिदा होती नजर आती है? मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल ने कल बड़ी अच्छी ऑफर दी इनको। इन्होंने कहा है चेयरमैन बिलावल ने कि आप इस्तीफा दें असेंबली से, फिर आपकी तहरीक के साथ हम खड़े हो सकते हैं, फिर आपका तहरीक जो है वो मजबूत हो सकती है। आप पहले असेंबलियों से इस्तीफा दें। आप इस्तीफा देंगे, हो सकता है आपके बाद आप हमें कायल कर दें, हम भी इस्तीफा दे दें, लेकिन पहले शुरुआत तो आप करें। पंजाब में आपकी 100 से मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जमातों का कहना है कि अगर गिलानी साहब की ये कुर्बानी दे दें अपोजिशन लीडर से, तो हम समझेंगे कि पीपल्स पार्टी ने पहल कर दिया और हम फिर आगे हाथ बढ़ाएंगे और आगे जाके मुत्तहिद हो जाएंगे। तो क्या गिलानी साहब की कुर्बानी देने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है एक मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए? बिल्कुल हम तैयार हैं। अगर मुस्लिम लीग नून वफाकी कौमी असेंबली से इस्तीफा दे, अगर कौमी असेंबली से इस्तीफा देती है तो हम बिल्कुल कुर्बानी कौमी असेंबली की नशिस्तों से या अपोजिशन लीडर से? नहीं, नशिस्तों से। नहीं, आप तो इस्तीफों के खिलाफ हैं नबील साहब, आपकी जमात तो इस्तीफा देने के खिलाफ है ना? नहीं, हम इस्तीफा खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं शुरुआत ये करें। ये हमें कह रहे थे कि सिंध हुकूमत से आप इस्तीफा दें, ये हमें कह रहे थे कि आप सिंध हुकूमत छोड़ दें। हमने कहा शुरुआत आप करें। हम आज भी कह रहे हैं आप शुरुआत करें, हम आपको फॉलो करते हैं। पहले आप तो इस्तीफा दें, आप पंजाब असेंबली से दें, आप कौमी असेंबली से दें, आप तो इस्तीफा पहले दें। लेकिन सिर्फ हमें कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। अगर आपकी खुली ऑफर है कि अगर ये इस्तीफा दे देते हैं तो पीपल्स पार्टी फिर इस्तीफा देने के लिए तैयार है? ये तो पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पीपल्स पार्टी फिर फॉलो अप करेगी।